नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिलिप ए फिशर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स पर। हाँ, ये किताब तो मतलब निवेश की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि वॉरेन बफे जैसे दिग्गज भी कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट को कैसे परखना है, ये सब फिशर से ही सीखा। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के अंदर जो ज्ञान है उसे समझें, उसे निचोड़ें, ताकि हम सब बेहतर निवेश के फैसले ले सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, फिशर के जो सिद्धांत है ना, वो आज भी उतने ही काम के हैं। शायद आज की जो तेज रफ्तार मार्केट है, जिसमें इतना शोर शराबा है, उसमें तो और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हाँ, क्योंकि उनका पूरा जोर किस पर था? उनका जोर था बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से हटना और कंपनी की असल बुनियाद उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना। अच्छा। तो हमारा मकसद सिर्फ नियमों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उस सोच को, उस फिलॉसफी को समझना है जो सफल लंबे समय के निवेश के पीछे होती है। हाँ, वो दर्शन समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिशर का जो सबसे पहला जो बुनियादी विचार था, वो ही अपने आप में काफी अलग था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी या फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हाँ। ये तो बिजनेस को, व्यवसायों को गहराई से समझने की एक कला है। उन्होंने पाया कि वो कंपनियां जो लगातार आगे बढ़ती हैं, मतलब कुछ नया करती रहती हैं, इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन करती हैं, अपने फील्ड में लीडर बनी रहती हैं, और जिनका मैनेजमेंट शेयर धारकों का भला सोचता है, अच्छा, वही कंपनियां लंबे समय में जाकर असाधारण मुनाफा कमा कर देती हैं। तो मतलब अगर हम इतिहास देखें, हाँ। जो कंपनियां सफल हुई हैं, उनके पीछे कुछ कॉमन पैटर्न मिलेंगे। बिल्कुल। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। ये जो बिजनेस की जड़ों तक जाने वाली सोच है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये निवेशक को रोज के मार्केट के शोर से, उतार चढ़ाव से बचाती है। फिशर ने साफ कहा कि देखो, असली दौलत किस्मत से नहीं बनती। अच्छा। ये उन पहचाने जा सकने वाले गुणों का नतीजा होती है। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। मतलब ये सिर्फ खबरों के पीछे भागने वाला खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस को इतनी गहराई से समझना है कि आप वो देख पाएं जो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम आते हैं फिशर के मशहूर 15 पॉइंट्स पर। हाँ, ये तो इस किताब का दिल है, कह सकते हैं। बिल्कुल। इनमें से कुछ खास बातें अगर देखें, जैसे क्या कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, उसके लिए मार्केट काफी बड़ा है और क्या उसमें बढ़ने की गुंजाइश है? ये पहला पॉइंट। फिर क्या मैनेजमेंट सच में चाहता है कि लगातार नए प्रोडक्ट या सर्विस आते रहें, मतलब उनमें वो इच्छा शक्ति है? हाँ, वो संकल्प। और रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं, उस पर कितना ध्यान है? क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है? ये बहुत जरूरी है। सेल्स टीम कैसी है? क्या वो औसत से ज्यादा मजबूत है? और एक बहुत जरूरी बात, मैनेजमेंट में ईमानदारी कितनी है, नैतिकता है या नहीं? हाँ, इंटेग्रिटी। फिशर का कहना था कि अगर कोई इन 15 कसौटियों पर कंपनी को परखता है, तो वो एक साधारण और एक असाधारण कंपनी के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 15 बिंदु सिर्फ वो नंबरों या फाइनेंशियल आंकड़ों के बारे में नहीं है। हाँ, ये बात सही है। कई बिंदु मैनेजमेंट की क्वालिटी, भविष्य के लिए उनका नजरिया क्या है, कर्मचारियों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, कंपनी का कल्चर कैसा है, इन सब मतलब क्वालिटेटिव चीजों पर जोर देते हैं। और ये उस समय के लिए आप सोचिए, काफी क्रांतिकारी सोच थी। तब ज्यादातर विश्लेषण सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, वहीं तक सीमित था। अच्छा। हाँ, फिशर ने इन नरम दिखने वाले पहलुओं को मापने का, उनको समझने का एक ढांचा दिया। बिल्कुल। इसका एक जबरदस्त उदाहरण अगर हम आज देखें तो एप्पल है। हाँ, बिल्कुल। आईफोन तो उन्होंने लॉन्च किया, पर वो रुके नहीं, लगातार R&D करते रहे, नए प्रोडक्ट्स लाए, सर्विसेज का पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया। सही। इसी वजह से तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि $1 ट्रिलियन की इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ये फिशर के पॉइंट्स, जैसे लगातार इनोवेशन और बड़े बाजार की क्षमता, उसका सटीक उदाहरण है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस तरह की एक सख्त चेकलिस्ट का असली महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है? ये निवेशक को मजबूर करती है कि वो सिर्फ सतही आंकड़े ना देखें, उससे आगे जाए। हाँ। मैनेजमेंट कितना काबिल है, कंपनी में नई सोच को कितना बढ़ावा मिलता है, इन बातों का मूल्यांकन करें। और ये सीधे सीधे लंबे समय में वैल्यू बनाने से जुड़ा है, जैसा हमने एप्पल के केस में देखा। मतलब ये पक्का करता है कि आप सिर्फ आज की कमाई नहीं देख रहे, बल्कि आने वाले कल की संभावनाओं पर भी दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां एक सवाल मन में आता है, क्या ये 15 बिंदु आज की हर इंडस्ट्री पर, खासकर जो टेक कंपनियां इतनी तेजी से बदल रही हैं, उन पर भी उतने ही खरे उतरते हैं या कुछ बदलाव चाहिए?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शायद कुछ बिंदुओं का वजन आज किसी सेक्टर में ज्यादा हो, किसी में कम हो, ये हो सकता है। हाँ, शायद। लेकिन जो मूल भावना है, जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी, भविष्य की सोच, ग्राहक पर ध्यान देना, वो तो मेरे ख्याल से हमेशा ही जरूरी रहेंगी। हाँ, ये बात तो सही है। और यहीं पर फिशर का एक और मशहूर तरीका काम आता है, स्कटल बट विधि। अध्याय 3 में है ये। अच्छा, स्कटल बट। हाँ, ये तरीका मुझे हमेशा से बहुत ही अनोखा और प्रैक्टिकल लगा है। फिशर ने कहा, भाई सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट मत पढ़ो, बाहर निकलो, लोगों से बात करो। हाँ, स्कटल बट यानी आप कह सकते हैं कानाफूसी करना या जमीनी पड़ताल करना। हाँ, वही। इसका मतलब है कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पूछो कि वो इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। उनके सप्लायर्स से बात करो, माल कैसा जा रहा है, पेमेंट टाइम पर मिलती है या नहीं। अच्छा। सप्लायर्स से भी। हाँ, ग्राहकों से उनकी राय लो, और यहाँ तक कि जो पुराने कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं उनसे भी अंदर की बातें पता चल सकती हैं। अरे वाह। फिशर का मानना था कि नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली कहानी वो जमीन पर काम कर रहे लोग जानते हैं। ये तो कुछ जासूसी करने जैसा हो गया है ना। हाँ, एक तरह से। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो तो सिर्फ मेन्यू कार्ड थोड़ी देखते हैं, दूसरे ग्राहकों से पूछते हैं खाना कैसा था, सर्विस कैसी थी। बिल्कुल वही बात। मान लीजिए टेस्ला को समझना है तो सिर्फ उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उनके बैटरी सप्लायर्स से पूछिए मांग कैसी है, चार्जिंग स्टेशन चलाने वालों से जानिए कि गाड़ियां कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, और सबसे जरूरी टेस्ला कार मालिकों से उनके अनुभव पूछिए। असली तस्वीर तो वहीं से मिलेगी ना। और ये जो गुणात्मक रिसर्च है, मतलब ये जो लोगों से बात करके जानकारी निकालना है, हाँ। ये इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये उन खतरों और मौकों को उजागर कर सकती है जो शायद फाइनेंशियल आंकड़ों में छिपे हों, आपको बैलेंस शीट में शायद ना दिखें। हाँ, ये हो सकता है। ये कंपनी को सिर्फ एक अकेली इकाई की तरह नहीं देखती, बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम, ग्राहक, सप्लायर, प्रतिस्पर्धी, इन सबके साथ समझने में मदद करती है। अच्छा। इससे आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं, मैनेजमेंट की असलियत क्या है, कंपनी की असली मजबूती या कमजोरी क्या है, इसकी एक गहरी समझ मिलती है जो सिर्फ नंबर देखकर कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसे परखना कैसे है, स्कटलबट कैसे करना है। अब आते हैं अध्याय 4 और 5 पर। हाँ, क्या खरीदें और कब खरीदें। बिल्कुल, तो फिशर का फोकस किस पर था? ऐसी कंपनियों पर जिनमें साफ और भरोसेमंद ग्रोथ की उम्मीद हो। ग्रोथ। और ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? लगातार इनोवेशन से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, मतलब दूसरों से बेहतर होने की क्षमता से। सही। और मजबूत ईमानदार मैनेजमेंट से। उन्होंने ऐसे उद्योगों पर ध्यान देने को कहा जो बढ़ रहे हों, ऐसे बिजनेस मॉडल हों जो स्केलेबल हों। हाँ, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, मतलब जो आसानी से बड़े हो सके बिना ज्यादा लागत बढ़ाएं। हाँ, वही। और ऐसा मैनेजमेंट हो जो शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखे। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, विकास या ग्रोथ से उनका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि बिक्री बढ़ रही है। अच्छा। उनका मतलब था गुणवत्तापूर्ण विकास, मतलब ऐसी ग्रोथ जो टिकाऊ हो, जो कंपनी की अंदरूनी ताकत से आ रही हो, न कि सिर्फ वो बाहरी हवा या मार्केट के माहौल की वजह से। समझ गई। और ये जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल वाली बात है, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी बिक्री या उत्पादन दुगुना कर सकती है, लेकिन उसकी लागत दुगनी नहीं बढ़ेगी। इससे क्या होता है? मुनाफा तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और खरीदने के सही समय के बारे में फिशर की सोच क्या थी? वो भी थोड़ी अलग थी ना। हाँ, काफी दिलचस्प। उनके लिए कंपनी की क्वालिटी सबसे पहले थी। अच्छा, क्वालिटी पहले। हाँ, उसका मूल्य यानी वो स्टॉक सस्ता है या महंगा, वो बाद में आता था। उनका मानना था कि अगर कोई असाधारण बेहतरीन कंपनी मिल रही है तो उसके लिए बाजार भाव से थोड़ा ज्यादा दाम, मतलब प्रीमियम देना भी ठीक है। थोड़ा महंगा भी चलेगा। क्यों? क्योंकि लंबे समय में जो कंपाउंडिंग का असर होता है ना, वो सबसे बड़ा इनाम देता है। हाँ, ये कंपाउंडिंग वाला जादू। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि का सिद्धांत ही फिशर के दर्शन का केंद्र है। इसका सीधा सा मतलब है, आपका पैसा जो मुनाफा कमाता है, वो मुनाफा भी फिर आपके मूल पैसे के साथ मिलकर और मुनाफा कमाने लगता है। जैसे वो बर्फ का गोला। हाँ, बिल्कुल, जैसे बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। इसीलिए फिशर कहते थे कि एक बेहतरीन कंपनी को भले ही वो थोड़ी महंगी लगे, खरीदकर लंबे समय तक रखना।
किसी साधारण कंपनी को सस्ते में खरीदकर बेचने के मौके का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। उनका मानना था कि एक असाधारण कंपनी समय के साथ इतना मूल्य पैदा कर देगी कि शुरू में जो प्रीमियम दिया था वो बिल्कुल मामूली लगने लगेगा। बात तो सही है। खरीदना तो चलो फिर भी शायद आसान हो, असली मुश्किल तो अक्सर बेचने में आती है। हाँ, ये सबसे कठिन फैसलों में से एक होता है। तो इस पर अध्याय 6 और 8 में फिशर के नियम बहुत सख्त थे। वो कहते थे कि स्टॉक सिर्फ 3 ही स्थितियों में बेचना चाहिए। अच्छा, कौन सी 3? पहली, जब आपको लगे कि आपने शुरुआत में कंपनी को समझने में कोई बड़ी गलती कर दी थी, मतलब आपका एनालिसिस ही गलत था। ओके, पहली गलती। दूसरी, जब कंपनी के मूल आधार यानी फंडामेंटल्स स्थायी रूप से बिगड़ जाएं, परमानेंटली, जैसे मैनेजमेंट बदल गया हो और नया वाला अच्छा ना हो, कंपटीशन बहुत बढ़ गया हो, या उनका मेन प्रोडक्ट ही अब बेकार हो गया हो। फंडामेंटल्स बिगड़ जाएं। और तीसरी, शायद किसी बहुत ही ज्यादा असाधारण मौके के लिए पैसा जुटाना हो जो मौजूदा स्टॉक से भी बेहतर लगे। हालांकि वो मानते थे कि ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, वो रेयर केस है। और फिशर साफ कहते थे, देखो, मार्केट के शोर, थोड़े समय की गिरावट या सिर्फ डर के मारे कभी मत बेचो। बिल्कुल नहीं। असली दौलत सब्र रखने से बनती है ना? बिल्कुल। और ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेचना अक्सर खरीदने से ज्यादा भावनात्मक फैसला होता है। इमोशनल। हाँ, डर लगता है। डर हावी हो जाता है जब बाजार गिरता है और लालच जब बाजार चढ़ता है। फिशर के नियम एक तरह का अनुशासन लाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है, एक बेहतरीन कंपनी चुनी है, तो उसे बेचने का सबसे आम कारण यानी बाजार का उतार चढ़ाव दरअसल सबसे गलत कारण है। ये नियम आपको अपनी मूल निवेश सोच पर टिके रहने में मदद करते हैं, घबराने से रोकते हैं। फिशर ने कुछ आम गलतियों के बारे में भी चेताया था, जिनसे बचना चाहिए। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे बाजार में चल रही टिप्स या अफवाहों पर आंख बंद करके पैसा लगा देना। कोई कह रहा है ये ले लो, वो ले लो। हाँ, हॉट टिप्स। दूसरा, सिर्फ नाम के लिए विविधीकरण करना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर बिना सोचे समझे ढेरों स्टॉक खरीद लेना, ये सोचकर कि इससे रिस्क कम होगा। अच्छा, इस पर फिशर का क्या कहना था? फिशर मानते थे कि कुछ बेहतरीन कंपनियों को अच्छी तरह जानना बहुत सारी औसत कंपनियों को आधा अधूरा जानने से बेहतर है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ये थोड़ा अलग नजरिया है आजकल से। हाँ, फिर बहुत ज्यादा खरीद बिक्री करना, ओवर ट्रेडिंग, जिससे ब्रोकरेज और टैक्स में ही काफी पैसा चला जाता है। हाँ, वो तो है। मैनेजमेंट की क्वालिटी को नजरअंदाज कर देना, और सबसे बड़ी गलती, धैर्य न रखना, सब्र की कमी। हाँ, धैर्य। जैसा कि बफे ने भी कहा है, शायद फिशर से ही सीखकर, कि शेयर बाजार एक ऐसा साधन है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र वाले लोगों को देता है। बिल्कुल सही कहा। और इन गलतियों के पीछे की अगर साइकोलॉजी देखें, मनोविज्ञान, तो ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म सोच या फिर अपनी रिसर्च पर भरोसे की कमी से पैदा होती है। हाँ, ये जो विविधीकरण वाली बात है वो खास है। फिशर का नजरिया आज के दौर से थोड़ा अलग था, जहां ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा बांटो। हाँ, आजकल तो यही सलाह मिलती है। फिशर का मानना था कि अगर आपने सच में गहरी रिसर्च करके 5-10 असाधारण कंपनियां ढूंढ ली हैं, तो उन्हीं पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि इसमें जोखिम भी ज्यादा है अगर आपकी रिसर्च गलत निकली है। हाँ, रिस्क तो है। तो ये दिखाता है कि उनकी रणनीति में आत्मविश्वास और गहरी समझ कितनी जरूरी है। बिना होमवर्क के ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब आते हैं अध्याय 7 और 9 पर। ये निवेशक और सट्टेबाज के फर्क और फिशर के मूल दर्शन पर बात करते हैं। हाँ, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। फर्क साफ है। निवेशक जो है वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है, वो मालिक की तरह सोचता है, लंबे समय का नजरिया रखता है। सही। सट्टेबाज उस सिर्फ शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव से थोड़े समय में पैसा बनाने की कोशिश करता है। उसे कंपनी के बिजनेस से, उसके फंडामेंटल से ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, उसे बस प्राइस मूवमेंट से मतलब है। फिशर का संदेश एकदम स्पष्ट था, भाई निवेशक बने, ट्रेडर या सट्टेबाज नहीं। बिल्कुल। सट्टेबाजी में शायद रोमांच हो सकता है, थ्रिल मिल सकता है, लेकिन दौलत बनाने वाला जो कंपाउंडिंग का जादू है वो सिर्फ लंबे समय के निवेश से ही काम करता है। ये अंतर समझना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि आज ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो गया है। हाँ, मोबाइल ऐप से ही हो जाता है। हाँ, एक निवेशक कंपनी की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और भविष्य में मुनाफा कमाने की उसकी क्षमता पर ध्यान देता है। सट्टेबाज का ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि शेयर का दाम कल ऊपर जाएगा या नीचे, भले ही कंपनी अंदर से खोखली हो रही हो।
सही। फिशर का पूरा दर्शन निवेशक के इसी नजरिए पर टिका है कि आप एक बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं, न कि सिर्फ एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? फिशर का अंतिम संदेश क्या है? उनका अंतिम संदेश मेरे ख्याल से बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो? एक असाधारण कंपनी ढूंढो, उसे गहराई से समझो, उसमें निवेश करो और फिर करो, धैर्य रखो, कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दो। वाह! जैसा फिशर ने खुद कहा था ना, बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं बनता, बड़ा पैसा इंतजार करने में बनता है। बिल्कुल, यही फिशर के मूल संदेश का सार है। क्वालिटी सबसे पहले, फिर गहरी रिसर्च जिसमें स्कटलबट भी शामिल है, लंबे समय तक होल्डिंग और अटूट धैर्य। यही वो असामान्य सोच है जिससे असामान्य लाभ कमाया जा सकता है। सुनने में ये शायद आसान लगे। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसे असल जिंदगी में अपनाना, खासकर आज के इस तेज तर्रार और सूचनाओं से भरे बाजार में, ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो सकता है। बहुत अनुशासन चाहिए। बात तो सही है। तो आइए आज की चर्चा की जो मुख्य बिंदु है उन्हें एक बार फिर दोहरा लेते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। पहली बात, हमेशा क्वालिटी वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी, निवेश करने से पहले फिशर की 15 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, खासकर मैनेजमेंट और भविष्य की क्षमता पर ध्यान दें। हाँ, वो क्वालिटेटिव पॉइंट्स। तीसरा, सिर्फ आंकड़ों पर ना जाएं, स्कटलबट विधि से कंपनी की जमीनी हकीकत पता करें, लोगों से बात करें। बिल्कुल। चौथा, सही कंपनी मिलने पर थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने से ना डरें और फिर उसे लंबे लंबे समय तक होल्ड करें। हाँ। पांचवा, सट्टेबाजी से दूर रहें, असली जादू कंपाउंडिंग में है। हाँ, धैर्य रखें। और आखिरी, शेयर तभी बेचें जब आपकी शुरुआती समझ गलत साबित हो या कंपनी के बुनियादी सिद्धांत स्थायी रूप से बिगड़ जाएं। बाजार के शोर से ना डरें। सही। जैसा फिशर ने सिखाया, स्टॉक निवेश एक कला है जिसे धैर्य, गहरी रिसर्च और अनुशासन से जीता जाता है। ये असाधारण मुनाफा कमाने के लिए असाधारण तरीके से सोचने के बारे में है। और श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। देखिए, फिशर का तरीका, खासकर वो स्कटलबट वाला हिस्सा, बहुत ज्यादा समय और मेहनत मांगता है। हाँ, वो तो है। आज की दुनिया में जहां हर पल नई जानकारी आ रही है, इतना डेटा है, कोई इस गहरी गुणात्मक रिसर्च को बिना अभिभूत हुए, बिना ओवरवेल्म्ड हुए प्रभावी ढंग से कैसे लागू कर सकता है? ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या आज के दौर में कोई ऐसे आधुनिक उपकरण हैं, कोई ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं या नेटवर्क हैं जो फिशर की जमीनी पड़ताल वाली विधि में मदद कर सकें? या फिर ये आज भी उतना ही मुश्किल और व्यक्तिगत प्रयास वाला काम है जैसा फिशर के समय में था? इस पर जरूर सोचिएगा। ये सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।